कभी आपने गहराई से सोचा है कि हम जो खुद को पूरी तरह इंसान मानते हैं, असल में हमारी असली पहचान कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि हम सिर्फ 10% ही ह्यूमन हैं और बाकी 90% हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स से बने हैं। ये माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इनका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारा मूड हो, हमारी सोच हो या यहां तक कि हमारे रोजमर्रा के फैसले। इस अद्भुत और रहस्यमयी सच्चाई को उजागर करती है अलाना कॉलिन की किताब द 10% ह्यूमन। यह किताब हमें एक ऐसी अनदेखी दुनिया में ले जाती है जहां छोटे छोटे जीव हमारी पूरी बॉडी के साथ मिलकर काम करते हैं और हमें यह एहसास कराती है कि हमारी असली ताकत सिर्फ हमारे डीएनए में नहीं, बल्कि इस इनविजिबल आर्मी में भी छिपी है। किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा सफाई, केमिकल्स, दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल और प्रकृति से दूरी इन माइक्रोब्स के संतुलन को बिगाड़ रही है। नतीजा यह कि हमें एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज, डिप्रेशन, मोटापा और कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, एक तरफ शहर की जिंदगी है, तेज रफ्तार, मेट्रो की भीड़, ऑफिस का स्ट्रेस और फास्ट फूड का असर, तो दूसरी तरफ गांव की जिंदगी है, ताजी हवा, खेतों की मिट्टी की खुशबू, खुला वातावरण और घर का बना पौष्टिक खाना। किताब यह भी दिखाती है कि कैसे इन दोनों दुनिया में हमारे माइक्रोब्स का अनुभव अलग होता है और इसका सीधा असर हमारे शरीर और दिमाग पर पड़ता है। यह सफर हमें न सिर्फ अपने शरीर के रहस्यों से परिचित कराता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करें तो हम इन अदृश्य साथियों के साथ मिलकर एक लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस किताब की गहराइयों में लेकर चलूंगा, जहां हम जानेंगे कि हमारे अंदर की इस अदृश्य दुनिया को कैसे समझा जाए और इसके साथ मिलकर कैसे जिया जाए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक परिवार है, जहां शहर की भीड़ में भागते लोग और गांव की चौपाल पर बैठे लोग दोनों ही एक साथ ज्ञान का आनंद लेते हैं। यहां वो भी हैं जो ऑफिस से लौटते वक्त ईयरफोन लगाकर सुनते हैं, और वो भी जो खेत में हल चलाते समय या बकरियां चराते हुए हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ज्ञान का स्वाद हर किसी तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो गगनचुंबी इमारतों की बालकनी में बैठा हो या मिट्टी के आंगन में चारपाई पर लेटा हो। तो आइए इस रोमांचक सफर में कदम बढ़ाएं और मिलकर खोज करें कि हम सिर्फ 10% इंसान हैं या हमारी कहानी इससे कहीं बड़ी है। चैप्टर 1, द एलियन विद इन। हम अपने आप को एक सॉलिड, अकेले खड़े इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन सच में हम एक होल बायोन्ट, एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, जहां इंसानी सेल्स के साथ एक विशाल माइक्रोबियल कम्युनिटी साझेदारी में रहती है। अलाना कॉलिन इसी छुपी दुनिया का दरवाजा खोलती है और बताती हैं कि हम सिर्फ 10% ह्यूमन हैं, जबकि हमारी सेहत, मूड, एनर्जी और इम्यूनिटी का बड़ा हिस्सा उस 90% माइक्रोबियल साम्राज्य की मेहरबानी है, जो हमारी स्किन, माउथ, नाक, लंग्स और सबसे बढ़कर गट में बसा है। यह दुनिया शुरुआत से बननी लगती है, बर्थ के मोमेंट से। वेजाइनल बर्थ में बेबी अपनी मां के माइक्रोब्स से कोट होता है, जबकि सी सेक्शन में यह शुरुआती सीडिंग अलग तरह की होती है। ब्रेस्ट फीडिंग माइक्रोब्स और प्रीबायोटिक शुगर देता है, जिससे बेबी का गट फ्लोरा पनपता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, सिबलिंग्स, पालतू जानवर, मिट्टी की हल्की सी धूल, सब मिलकर इनर इकोसिस्टम का मैप बनाते हैं। फिर आते हैं मॉडर्न टाइम्स के इन्फ्लुएंस, ओवर क्लीनिंग, हाई डोज डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड सैनिटाइजर हर थोड़ी देर में और एंटीबायोटिक्स का जल्दी जल्दी इस्तेमाल। ये सब मिलकर उस नेचुरल डाइवर्सिटी को घटा देते हैं, जो हमें सिखाती थी कि किसे अटैक करना है और किसे दोस्त मानना है। 19th से 20th सेंचुरी तक जर्म थ्योरी ने हमें क्लीन इज किंग की तरफ धकेला, पर कॉलिन बताती हैं कि हेल्थ का असली मतलब बैलेंस है, जहां गुड माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी बैड माइक्रोब्स पर नेचुरल चेक रखती है और इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने से रोकती है। गट माइक्रोब्स कॉम्प्लेक्स फाइबर्स को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जैसे ब्यूट्रेट, एसीटेट और प्रोपियोनेट, जो कॉलन सेल्स को फ्यूल देते हैं
इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और गट बैरियर टाइट रखते हैं। यही माइक्रोब्स विटामिन के और बी ग्रुप विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कॉलोनाइजेशन रेसिस्टेंस देकर बाहरी इन्वेडर्स को जगह नहीं लेने देते। गट ब्रेन एक्सिस के जरिए वे वेगस नर्व, इम्यून सिग्नल्स और मेटाबोलाइट्स से ब्रेन के मूड सर्किट्स तक मैसेज भेजते हैं। सेरोटोनिन और जीएबीए जैसे न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे प्रभावित होते हैं, जिससे एंग्जाइटी, लो मूड या कैलम फोकस जैसे स्टेट्स शिफ्ट होते हैं। संदेश साफ है, हम अपने डीएनए से जितने हैं उतने ही अपने माइक्रोबियल पार्टनर से भी हैं। हेल्थ केवल पैथोजेंस को मारने से नहीं आती, बल्कि फ्रेंडली माइक्रोब्स को सही फूड, सही स्पेस और सही सिग्नल देकर फलने फूलने का मौका देने से आती है। और यही रियलाइजेशन इस बुक का फर्स्ट प्रॉमिस है। अपने एलियन विदिन के साथ साझेदारी सीखो, तभी लॉन्ग टर्म वेलबींग संभव है। चैप्टर 2, अ हिडन मेजॉरिटी। आईने में दिखती स्मूथ स्किन और क्लियर फेस हमारी पहचान का बस एक पतला सा लेयर है। असली तस्वीर उस हिडन मेजॉरिटी की है, माइक्रोब्स की, जो ह्यूमन सेल्स से संख्या में आगे हैं और हर माइक्रो हैबिटेट के हिसाब से स्पेशलाइज्ड कम्युनिटीज बनाती हैं। स्किन पर ड्राई और ओनाइली जोन्स की अपनी अपनी कलेक्टिव्स, माउथ में प्लैक बायोफिल्म्स की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, नोज और लंग्स में लो बायोमास लेकिन हाई इम्पैक्ट मेंबर्स, और गट में डेंस हाई डाइवर्सिटी इकोसिस्टम जो हमारी मेटाबॉलिक और इम्यूनिक आर्किटेक्चर चलाता है। हर इंसान का माइक्रोबियल फिंगरप्रिंट यूनिक है। डाइट, जियोग्राफी, लाइफस्टाइल, एंटीबायोटिक हिस्ट्री, पेट्स, प्लेग्राउंड्स, यहां तक कि किचन की कुकिंग स्टाइल तक से यह फिंगरप्रिंट शेप होता है। फाइबर रिच, फर्मेंटेड फूड्स वाली डाइट डाइवर्सिटी और एसएससीएफए प्रोडक्शन बढ़ाती है, जबकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाई शुगर, लो फाइबर ईटिंग माइक्रोबियल नेटवर्क को मोनोटोनस बनाकर इन्फ्लेमेशन की ग्राउंड लेती है। रिजल्ट: एलर्जी, अस्थमा, मेटाबॉलिक स्लोडाउन, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इम्यून सिस्टम जब ट्रेनिंग डेटा कम पाता है तो ट्रिवियल ट्रिगर्स पर भी ओवर रिएक्ट कर बैठता है। एंटीबायोटिक्स लाइफ सेविंग है, पर इनके ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्लास्ट्स कोलैटरल डैमेज करते हैं। गुड माइक्रोब्स गिरते हैं, पैथोजेंस को विंडो मिलती है। कुछ कॉलोनाइजर्स रेसिस्टेंट बनकर लौटते हैं। रिकवरी में टाइम लगता है और बार बार के कोर्सेज माइक्रोबियल रिजर्वॉयर को शैलो करते जाते हैं। इसी तरह ओवर सैनिटाइज्ड हैबिट्स ओल्ड फ्रेंड्स से एक्सपोजर घटाकर इम्यून सिस्टम को टॉलरेंस की प्रैक्टिस से वंचित कर देती है। दूसरी तरफ मॉडरेट नेचर एक्सपोजर, गार्डन की मिट्टी में काम, पेट्स के साथ प्ले, ताजे, कम प्रोसेस्ड, फाइबर रिच मील्स विविधता को सपोर्ट करते हैं ताकि हिडन मेजॉरिटी हमारी शील्ड और ट्यूटर दोनों बनी रहे। गट में माइक्रोब्स की कम्युनिकेशन हाई ट्रैफिक जंक्शन की तरह चलती है। डाइटरी फाइबर आए तो एनर्जी हार्वेस्टिंग बढ़े, एसएससीएफए बने, टाइट जंक्शंस मजबूत हों। प्रोटीन्स और फैट्स का बैलेंस बिगड़ा तो सल्फर मेटाबॉलिज्म ऊंचा हो और गैस, ब्लोटिंग, लो मूड जैसी शिकायतें उभरें। यह नेटवर्क सर्केडियन रिदम्स से भी सिंक करता है। स्लीप वेक पैटर्न, मील टाइमिंग, लाइट डार्क साइकिल्स। जब रिद्म टूटता है तो डिसबायोसिस की जमीन बनती है और यही डिसबायोसिस आगे चलकर एलर्जी, ऑटोइम्यून कंडीशंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मूड डिसऑर्डर्स के रिस्क को ऊपर धकेलती है। अलाना कॉलन का पॉइंट स्ट्रेट है, यह हिडन मेजॉरिटी दुश्मन नहीं, हमारी कोर टीम है। हमें इससे लड़ना नहीं सीखना, इसके साथ रहना सीखना है। यानी क्लीनलीनेस की स्मार्ट समझ, एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदार इस्तेमाल और ऐसे फूड चॉइसेस जो हमारे भीतर के माइक्रोबियल सिटी को न्यूट्रिएंट्स और स्पेस दें। तभी वह नेचुरल ऑर्डर लौटता है जिसमें हेल्थ और रेजिलियंस साथ साथ बढ़ते हैं। चैप्टर 3, बिलीव इन योरसेल्फ। जीवन में असली बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने भीतर यह भरोसा पैदा करता है कि वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं पर शक करते रहते हैं। बचपन से ही हमारे आसपास के लोग हमें सीमित सोच सिखाते हैं। ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं। ये बातें धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है
जो आपके हर फैसले, हर मेहनत और हर सफलता की जड़ में होती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सोचिए, जब कोई एथलीट मैदान में उतरता है तो जीतने की संभावना सिर्फ उसकी ट्रेनिंग या फिजिकल पावर पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके विश्वास पर होती है कि वह जीत सकता है। यही विश्वास उसे आखिरी सेकंड तक अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर करता है। लेखक एक कहानी का जिक्र करते हैं जिसमें एक साधारण से गांव का लड़का, जिसके पास महंगे जूते तक नहीं थे, ने नेशनल लेवल की रेस जीती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि हारना एक विकल्प ही नहीं है। खुद पर विश्वास पैदा करने का पहला कदम है अपने आप को पॉजिटिव और सही शब्दों से संबोधित करना। जब भी आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे बदलकर कहें मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यह बदलाव भले शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन यही आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। दूसरा कदम है खुद को पहले से सफल होते हुए देखना। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और वो तस्वीर बनाएं जिसमें आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। यह दिमाग में एक नक्शा तैयार करता है जिसे आपका शरीर और मन मिलकर हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। लेखक कहते हैं कि सफलता हमेशा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद को सक्षम मान लेते हैं तो आपके फैसले और मेहनत उसी दिशा में बहने लगते हैं और यही आपके जीवन की दिशा तय करता है। चैप्टर 4, टेक एक्शन। विश्वास और सपने देखना जरूरी है, लेकिन अगर उन सपनों को सच करने के लिए कदम नहीं उठाए तो वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। लेखक साफ कहते हैं, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, यानी सपनों और हकीकत के बीच जो पुल है वो है आपका एक्शन। बहुत से लोग सालों तक सोचते रहते हैं कभी सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो मौके निकल जाएंगे और सिर्फ पछतावा बचेगा। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक युवा उद्यमी के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था, लेकिन उसने सोचा कि अभी अनुभव कम है, पैसे कम हैं, इंतजार करता हूं। 5 साल बाद उसने देखा कि वही आइडिया किसी और ने अपनाकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरे ने तुरंत एक्शन लिया और उसने टाल दिया। एक्शन का मतलब हमेशा बड़े बड़े कदम उठाना नहीं होता। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से भी हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि शुरुआत हो। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहला कदम सिर्फ रोज 10 मिनट वॉक करना भी हो सकता है, लेकिन वो पहला कदम आपके लिए एक आदत की नींव बनाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि एक्शन लेने में सबसे बड़ी रुकावट होती है डर। डर कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, समय और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता भी आपको उतना ही सिखाती है जितना सफलता। असल में हर असफलता आपको अगले कदम के लिए और स्मार्ट बनाती है। एक्शन लेने के लिए 3 बातों को याद रखना जरूरी है। पहला, तुरंत शुरू करें, भले तैयारी पूरी ना हो। दूसरा, छोटे कदमों को लगातार बढ़ाते रहें। तीसरा, असफलता से डरने की बजाय उसे सीखें। लेखक कहते हैं कि सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, बल्कि हर दिन कुछ ना कुछ करने से पूरे होते हैं। आपका हर छोटा कदम, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना लगे, आपको मंजिल के करीब ले जाता है। और यही असल खेल है, हर दिन आगे बढ़ना। चैप्टर 5, हेल्थी वेज टू कोप विद स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है जो बताता है कि आपके रिसोर्सेज और डिमांड्स के बीच मिसमैच हो रहा है। जब यह सिग्नल लंबा खींच जाता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और HPA एक्सिस लगातार एक्टिव रहते हैं। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हाई रहते हैं। हार्ट रेट और मसल टेंशन बढ़ी रहती है। स्लीप और डाइजेशन बिगड़ते हैं और मूड इरिटेबल हो जाता है। हेल्दी कोपिंग का मतलब है इस सिस्टम को डीएस्केलेट करना, बॉडी और ब्रेन को सेफ्टी का मैसेज देना और अपनी लाइफ में ऐसे पैटर्न बनाना जो एनर्जी रिस्टोर करें। सबसे पहले बॉडी बेस्ड रीसेट्स, डीप ब्रीदिंग से वेग्स नर्व एक्टिवेट होती है। बॉक्स ब्रीदिंग में इनहेल 4 काउंट, होल्ड 4 काउंट, एक्सहेल 4 काउंट, फिर होल्ड 4 काउंट। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से ऑटोनॉमिक बैलेंस बनता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में फेशियल से लेकर फुट तक हर मसल ग्रुप को
कुछ सेकंड टेंस करके धीरे धीरे रिलीज करना बॉडी को रिलैक्स सिखाता है। जेंटल योगा, वॉकिंग या लाइट रनिंग एंडोर्फिन बढ़ाती है और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन घटाती है। दूसरा, माइंड बेस्ड रिफ्रेम्स, थॉट लूप को पकड़कर रीलेबल कीजिए। ये खतरनाक नहीं, ये एक चैलेंज रिस्पॉन्स है। मैं इस वेव को राइड कर सकता हूं। इस तरह की सेल्फ टॉक ब्रेन के थ्रेड सर्किट को डाउनशिफ्ट करती है। जर्नलिंग में 3 बातें लिखिए। आज क्या सही रहा, मैंने क्या सीखा और कल मैं क्या छोटा कदम लूंगा। यह रिचुअल ओवरवेलम को एक्शन में बदलता है। माइक्रो मेडिटेशन, सिर्फ 5 ब्रीथ्स पर ध्यान, दिन में कई बार करें। इससे अटेंशन वापस हियर एंड नाउ में एंकर होती है। तीसरा, बिहेवियरल प्रोटेक्शंस, स्लीप कंसिस्टेंसी रखिए। हर दिन एक ही टाइम पर सोइए और उठिए। कैफीन को आफ्टरनून के बाद अवॉइड करें। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर रिच कार्ब्स का बैलेंस रखें ताकि ब्लड शुगर स्टेबल रहे। हाइड्रेशन पर फोकस रखें। नेचर डोज, ग्रीन स्पेस में 15 से 20 मिनट मूड और टेंशन पर सीधा असर डालते हैं। डिजिटल बाउंड्रीज बनाइए। वर्क नोटिफिकेशंस के लिए फिक्स्ड विंडोज रखें और बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। चौथा, सोशल रेगुलेशन, किसी ट्रस्टेड पर्सन से 10 मिनट हार्ट टू हार्ट बात करना, हग या पेट के साथ प्ले ऑन ऑक्सीटोसिन रिलीज करके फिजियोलॉजी को कैल्म करता है। अगर बात करना मुश्किल लगे तो मैं अभी क्या फील कर रहा हूं को एक वाक्य में मैसेज करके शुरुआत करें। पांचवा, पर्पस और प्ले, हॉबीज जैसे म्यूजिक, कुकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग या मिट्टी में हल्का सा काम सेंस ऑफ एजेंसी और क्रिएटिव फ्लो देते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्रेयर, कृतज्ञता या मीनिंग रिच रीडिंग स्ट्रेस को कहानी में बदलकर कंट्रोल की फीलिंग लौटाती है। आखिर में एक सिंपल एंटी ओवरवेलम प्लान, टास्क को सबसे छोटे नेक्स्ट स्टेप में तोड़ें। 50 मिनट फोकस प्लस 10 मिनट मूव ब्रीथ द वाटर, दिन में 3 से 4 ऐसे साइकिल्स और शाम को 3 लाइन रिफ्लेक्शन। इतने से आपका सिस्टम थ्रेट से ट्रस्ट में शिफ्ट होने लगता है और स्ट्रेस एनर्जी का ईंधन बन जाता है, बोझ नहीं। चैप्टर 6, बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस सिर्फ वापस उछलना नहीं बल्कि मुश्किल से होकर बेहतर बनकर निकलना है। एंटी फ्रेजाइल की दिशा में छोटा छोटा अपग्रेड। यह 4 लेयर्स में बनती है, बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप्स और मीनिंग। बॉडी लेयर, स्लीप, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, सनलाइट, ये आपके बेस्ट लाइंस हैं। अगर बेस्ट लाइंस गिरते हैं तो कोई भी कॉग्निटिव टूल काम नहीं करता। इसलिए 4 नॉन नेगोशिएबल्स तय करें। कंसिस्टेंट स्लीप विंडो, डेली मूवमेंट फॉर 30 मिनट्स, 2 डे टाइम में सन या डे लाइट एक्सपोजर और वाटर इनटेक। माइंड लेयर, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, कॉग्निटिव रीअप्रेजल और एक्सेप्टेंस। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म का मतलब है रिस्क को देखकर भी एक्शन केंद्रित उम्मीद रखना। रीअप्रेजल में आप इवेंट को नई भाषा देते हैं। ये फेल्योर नहीं, ये डेटा है। ये डीले मेरी स्किल बिल्डिंग का टाइम है। एक्सेप्टेंस आपको उस हिस्से पर फोकस करने देती है जो आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग टाइज जो आपको इमोशनल सेफ्टी देते हैं और ब्रिजिंग टाइज जो नई जानकारी और अवसर लाते हैं। दोनों जरूरी हैं। अपने वीक में 1 टच पॉइंट डीप कनेक्शन के लिए और 1 टच पॉइंट न्यू कनेक्शन के लिए रिजर्व रखें। मीनिंग लेयर, आप क्यों कर रहे हैं? एक 2 लाइन पर्पज स्टेटमेंट लिखिए और उसे डेली टच करें। मीनिंग दर्द को दिशा देती है। प्रैक्टिकल टूल किट, फर्स्ट स्ट्रेस इनोक्यूलेशन, छोटे छोटे डोज में चैलेंज लेना। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो 5 पर्सन्स के सामने बोलना, फिर 10, फिर 20। ग्रेजुअल एक्सपोजर ब्रेन को सिखाता है कि मैं सेफ हूं। सेकंड, रिकवरी साइकिल्स, वर्क के 50 मिनट, फिर 10 मिनट की रिकवरी, ब्रीद, वॉक, स्ट्रेच। थर्ड, 90 सेकंड्स रूल, इमोशन की केमिस्ट्री। अक्सर 90 सेकंड्स में पीक से नीचे आने लगती है। इस दौरान रिएक्ट न करें, सिर्फ ब्रीद और नोटिस करें, फिर रिस्पॉन्ड करें। फोर्थ, एविडेंस जर्नल, हर दिन 3 माइक्रो जीतें लिखें। ये ब्रेन को मैं सक्षम हूं के प्रूफ दिखाता है। फिफ्थ, फीडबैक लूप, हर प्रोजेक्ट के बाद क्या चला क्या नहीं, अगले टाइम क्या बदलूंगा। 3 क्वेश्चंस 3 लाइंस। सिक्स्थ, ग्रेटिट्यूड और गिविंग, 3 गिनी चुनी चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं और 1 छोटा एक्ट ऑफ हेल्प।
इससे कनेक्शन और मीनिंग दोनों स्ट्रांग होते हैं। जब कभी जिंदगी जोर से धक्का दे, दिमाग कहे मैं टूट रहा हूं, तब यही रूटीन आपको पकड़ते हैं। आपका नर्वस सिस्टम याद करता है कि मैंने पहले भी मैनेज किया है, और आप सिर्फ वापस नहीं आते, आप आगे निकलते हैं। चैप्टर 7, थिंक योर वे टू सक्सेस। कल्पना कीजिए, आप एक ठंडी सर्द सुबह खिड़की के पास बैठे हैं। आपके हाथ में गर्म चाय का कप है और बाहर धुंध की चादर फैली हुई है। ऐसे माहौल में आपका मन किस ओर जाएगा? हो सकता है आप अपने बीते पलों को याद करने लगें या आने वाले दिनों की चिंता में खो जाएं। लेकिन इस किताब का यह चैप्टर कहता है, आपके विचार ही आपकी असली दिशा तय करते हैं। अगर आपका मन हर समय परेशानियों और डर से भरा रहेगा, तो आपकी जिंदगी भी उसी रंग में रंग जाएगी। लेकिन अगर आपके विचार उम्मीद, समाधान और आत्मविश्वास से भरे होंगे, तो आपकी राहें अपने आप साफ होती जाएंगी। यहां एक कहानी दी गई है एक युवक की, जो हमेशा खुद को नाकाम मानता था। उसके पास कई मौके आए, लेकिन उसने हर बार यही सोचा, ये मेरे बस की बात नहीं, और सच में वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह अपने हर नकारात्मक विचार को पकड़ेगा और उसे सकारात्मक रूप देगा। शुरू में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, और सोच बदलते ही उसके फैसले और काम बदल गए। उसने पाया कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि अपने दिमाग को सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम करें। जैसे एक किसान पहले जमीन को तैयार करता है, फिर बीज डालता है और फिर उन्हें सींचता है, वैसे ही आपको अपने विचारों की मिट्टी तैयार करनी है। इसमें हर दिन अपने मन में ऐसे चित्र बनाना शामिल है जहां आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, खुद को जीतते हुए देख रहे हैं और उस सफलता की खुशी महसूस कर रहे हैं। यह अभ्यास आपको भीतर से बदल देता है और धीरे धीरे आपके आसपास के हालात भी बदलने लगते हैं। चैप्टर 8, ए प्लीजेंट पर्सनैलिटी। सोचिए, आपने किसी से मुलाकात की और जैसे ही वह सामने आया, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके आने से ही माहौल खुशनुमा हो गया। यही होती है एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी की ताकत। यह चैप्टर बताता है कि आपका व्यक्तित्व सिर्फ आपके कपड़ों, लुक या आवाज से नहीं बनता। यह आपके व्यवहार, आपके बोलने के अंदाज और लोगों के साथ आपके बर्ताव से बनता है। एक दिलचस्प उदाहरण है एक महिला का, जो हमेशा अपने ऑफिस में सबसे अलग नजर आती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत नहीं करती थी, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी सुनने की आदत और उसका लोगों को सम्मान देने का तरीका उसे सबका पसंदीदा बना देता था। जब प्रमोशन का वक्त आया, तो बॉस ने उसी को चुना, क्योंकि टीम में ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके साथ लोग आराम से काम कर सकें। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। अगर आप मन से खुश नहीं हैं, तो वह दिख भी जाएगा। इसलिए अपनी सोच में सकारात्मकता लाना, दूसरों की अच्छाई को देखना और लोगों को उनकी अहमियत महसूस कराना जरूरी है। यहां तक कि एक साधारण धन्यवाद या आपने अच्छा किया जैसी बातें भी आपके व्यक्तित्व को चमका सकती हैं। इसके अलावा यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन और आंखों के संपर्क का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि सामने वाला सहज और सम्मानित महसूस करे। यह सब मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिसके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, और यही आपके लिए नए मौके और रिश्ते लेकर आता है। चैप्टर 9, हेल्थी डाउट। हेल्दी डाउट यानी ऐसा संदेह जो आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि आपकी समझ को तेज करता है और फैसलों को सुरक्षित बनाता है। यह हर बात को नकारना नहीं, बल्कि 3 चरणों की आदत है: पॉज, प्रॉब और प्रूफ। पहले पॉज। कोई दावा सुनते ही तुरंत यकीन या इनकार करने की जगह एक सांस लें और मन में कहें, लेट मी चेक। फिर प्रॉब। 3 बुनियादी सवाल पूछें: कौन कह रहा है, उसे कैसे पता, और उसे इससे क्या हासिल होगा। आखिर में प्रूफ। कम से कम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिलती जुलती जानकारी देखें, और अगर बात हेल्थ, पैसे या करियर से जुड़ी हो, तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन क्रॉस चेक करें। हेल्दी डाउट आपको कॉग्निटिव बायस से भी बचाता है। कंफर्मेशन बायस, हम वही ढूंढते हैं जो मानना चाहते हैं। अथॉरिटी बायस, बड़ा नाम बोले तो सही ही होगा। बैंडवैगन इफेक्ट, सब मान रहे हैं तो सच होगा।
इनसे बचने का आसान तरीका है काउंटर केस लिखना। एक छोटा सा नोट बनाइए कि यह बात अगर गलत हुई तो क्यों होगी और क्या संकेत गलती की तरफ इशारा करेंगे। रेड फ्लैग लिस्ट भी रखें। एब्सोल्यूट दावे जैसे इंस्टेंट, गारंटीड, सिक्योर फॉर ऑल, अत्यधिक अर्जेंसी या आप समझदार हैं तो जैसे फ्लैटरिंग ट्रिगर्स, ये सब सावधानी का संकेत हैं। लेकिन याद रहे, हेल्दी डाउट का मकसद पैरालिसिस नहीं, इसलिए एक डिसीजन स्टॉप रूल तय करें। इतनी जानकारी मिलते ही मैं आगे बढ़ूंगा। उदाहरण के लिए, कोई डाइट ट्रेंड दिखे तो पहले बेसलाइन लें। 1 हफ्ते का वेट, एनर्जी, स्लीप स्कोर नोट कीजिए। फिर 2 वीक्स माइक्रो ट्रायल कीजिए और वही मैट्रिक्स ट्रैक करिए। असर न दिखे तो शांतिपूर्वक छोड़ दीजिए। वर्क प्लेस में कोई अफवाह सुने तो सीधे न माने। प्राइमरी सोर्स पूछें, ईमेल पॉलिसी देख लें और जिस व्यक्ति पर बात है उससे सम्मानजनक सवाल करें। मुझे यह सुनने को मिला, क्या आप क्लैरिफाई करेंगे? इससे भरोसा टूटता नहीं, उल्टा बढ़ता है। हेल्दी डाउट रिश्तों में भी विनम्र भाषा से काम करता है। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आप यह हिस्सा दोबारा समझाएंगे? ऐसे वाक्यों से सच भी स्पष्ट होता है और रिश्ते भी संभले रहते हैं। चैप्टर 10, एक्सपेरिमेंट मोर। जिंदगी में गति और ग्रोथ तब आती है जब हम सोचने से आगे बढ़कर छोटे, सुरक्षित, रिवर्सिबल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट का सरल फ्रेमवर्क याद रखें। हाइपोथेसिस, वेरिएबल, टाइम बॉक्स, मैट्रिक और रिव्यू। पहले हाइपोथेसिस, साफ वाक्य लिखें। अगर मैं मॉर्निंग रूटीन में 10 मिनट ब्रीदिंग जोड़ूंगा तो मेरी फोकस स्कोर लंच तक हाई रहेगी। फिर वेरिएबल, एक ही चीज बदलें ताकि असर साफ दिखे। एक साथ 3 चीजें बदलेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या काम किया। टाइम बॉक्स, 2 वीक्स या 30 डेज, छोटा विंडो सेट करें ताकि रिस्क कम रहे। मैट्रिक, एक प्राइमरी मीट्रिक चुनें, फोकस स्कोर, स्टेप काउंट, स्टडी आवर, रेवेन्यू पर डे। बहुत सारे मैट्रिक्स रखने से सिग्नल खो जाता है। रिव्यू, हर संडे 10 मिनट वैट वर्कड, वैट नॉट, वैट नेक्स्ट लिखें और फैसला करें, स्केल, ट्वीक या शेल्फ। पर्सनल लाइफ में यह माइंडसेट कमाल करता है। स्टडी के लिए 1 वीक फ्लैश कार्ड, नेक्स्ट वीक स्पेस्ड रिपीटेशन, फिर माइंड मैप। जो मैट्रिक, टेस्ट स्कोर, रिकॉल टाइम पर जीते उसे स्टैंडर्ड बनाइए। हेल्थ में 2 वीक्स हाई फाइबर ब्रेकफास्ट बनाम हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, फिर एनर्जी और सैटिस्फैक्टरी रेटिंग्स ट्रैक करें। जो बेहतर लगे उसे अपनाइए। वर्क में ईमेल के जवाब के लिए 2 फिक्स्ड विंडोज बनाम ओनल डे ऑन। किसमें डीप वर्क बढ़ा, वही रखें। बिजनेस में लैंडिंग पेज के 2 हेडलाइंस A/B टेस्ट करें। सैंपल साइज छोटा हो तो टाइम बॉक्स बढ़ा दें, लेकिन एक समय में एक ही फीचर बदलें। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 2 वे डोर सोचें। जो फैसले रिवर्सिबल हैं उनमें तेजी। 1 वे डोर यानी इररिवर्सिबल में स्लो डिलिबरेट स्पीड और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन। ओवरथिंकिंग से बचने को 90 मिनट स्प्रिंट अपनाएं। नियत समस्या चुनें, 90 मिनट में प्रोटोटाइप या ड्राफ्ट तैयार, फिर 10 मिनट रिव्यू। दिन में 2 से 3 स्प्रिंट काफी हैं। डर कम करने को प्री मोर्टम लिखें। यह प्रयोग फेल क्यों हो सकता है, फिर उन रिस्क पर इफ देन प्लान। उदाहरण, अगर मॉर्निंग रन बारिश से मिस हो तो इवनिंग में 20 मिनट इंडोर जंप रोप। सीख को कैप्चर करने के लिए एविडेंस जर्नल रखें। हर एक्सपेरिमेंट की हाइपोथेसिस, डेटा और निष्कर्ष नोट करें। कुछ ही महीनों में आपके पास खुद का कस्टम प्लेबुक होगा। चैप्टर 11, पहचान की शक्ति। जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ अपनी आदतों, अपने रूटीन या अपने बाहरी व्यवहार पर ध्यान देते हैं। लेकिन असली बदलाव की शुरुआत हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी से होती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है और वह कहता है, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके दिमाग में अभी भी यह पहचान बनी हुई है कि वह एक स्मोकर है, बस फिलहाल स्मोकिंग से दूरी बनाए हुए है। इसके उलट अगर वही व्यक्ति कहे, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसके अवचेतन मन को यह नया संदेश मिलेगा कि यह उसकी पहचान का हिस्सा ही नहीं है। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की ताकत। हमारी पहचान वह अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारी आदतें टिकती हैं। हम वही काम ज्यादा करते हैं
जो हमारी पहचान से मेल खाते हैं। अगर आपकी पहचान है कि आप एक फिट और हेल्दी इंसान हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपको ऐसे चुनाव करने के लिए प्रेरित करेगा जो हेल्थ को सपोर्ट करें, जैसे सुबह वॉक पर जाना, हेल्दी खाना खाना और देर रात तक जागने से बचना। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ अपने गोल्स पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान पर काम करते हैं। गोल्स तो एक बार हासिल होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन पहचान जिंदगी भर आपके साथ रहती है। लेखक बताते हैं कि आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, बल्कि यह कि मैं कौन बनना चाहता हूं। क्योंकि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपके व्यवहार अपने आप बदलने लगते हैं, और यह बदलाव मजबूरन नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को रनर मानने लगते हैं, तो आपको हर रोज रनिंग के लिए खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन कहेगा, मैं रनर हूं, और रनर दौड़ते हैं। बस यही है पहचान की असली ताकत। यह हमें मजबूरी से नहीं, बल्कि हमारी खुद की परिभाषा से बदल देती है। चैप्टर 12, आदतों का सुनहरा नियम। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही सिद्धांत समझ लें, तो आप अपनी आदतों के खेल में मास्टर बन सकते हैं। इसे वह कहते हैं द गोल्ड रूल ऑफ हैबिट चेंज। किसी भी आदत को बदलने के लिए उसका क्यू, संकेत और रिवॉर्ड वही रखें, बस बीच का रूटीन बदल दें। हमारी हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है: क्यू, संकेत, रूटीन, वह काम जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड, वह संतुष्टि जो हमें मिलती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए ऑफिस में बोरियत महसूस होने पर आप स्नैक लेने चले जाते हैं। यहाँ क्यू है बोरियत, रूटीन है स्नैक खाना, और रिवॉर्ड है स्वाद और मन का बदलाव। अगर आप यह आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्यू और रिवॉर्ड को वैसा ही रखना होगा, लेकिन रूटीन बदलना होगा। यानी बोरियत आने पर स्नैक लेने के बजाय एक छोटा वॉक कर लें, या किसी दोस्त से 5 मिनट बातें कर लें। इस तरह आपका दिमाग अभी भी बोरियत के बाद ताजगी का रिवॉर्ड पाएगा, लेकिन आदत बदल जाएगी। यह सिद्धांत इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग पुराने संकेत और इनाम को पहचानता है, और उसी के हिसाब से नए रूटीन को अपनाना आसान हो जाता है। अगर आप सिर्फ रूटीन बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन संकेत या इनाम बदल देंगे, तो दिमाग का प्रतिरोध बहुत बढ़ जाएगा और पुरानी आदत वापस लौट आएगी। यही कारण है कि कई लोग डाइटिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों में पुरानी खाने की आदतों में लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान और रिवॉर्ड सिस्टम को नहीं छुआ। लेखक कहते हैं कि गोल्डन रूल सिर्फ बुरी आदतें छोड़ने में ही नहीं, बल्कि नई आदतें बनाने में भी मदद करता है। आपको बस इतना करना है कि पुराने संकेत और इनाम के साथ एक नया पॉजिटिव रूटीन जोड़ दें। इस तरह आप अपने दिमाग के प्रोग्राम को बिना तोड़े बस रीराइट कर रहे होते हैं, और यही तरीका सबसे टिकाऊ बदलाव लाता है। हमने इस पुस्तक में बहुत सारी बातें पढ़ी और सुनी, कुछ वैज्ञानिक खुलासे, कुछ रोजमर्रा की सच्चाइयां, और कुछ ऐसे छोटे व्यवहार जो हमारी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। अब जब आप इन पन्नों से निकलकर वापस अपनी दुनिया में जाएंगे, तो सबसे जरूरी सवाल यही है, इन बातों का मतलब आपके लिए क्या है? यह आउट्रो उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश है। पहले तो यह याद रखिए कि हर असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पन्नों पर लिखे सिद्धांत तभी असर करते हैं जब उन्हें आप अपनी दिनचर्या, अपनी बातचीत और अपनी छोटी आदतों में उतार लें। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की जड़ होते हैं। सुबह एक गहरी सांस लेकर दिन शुरू करना, खाने पर थोड़ा ध्यान देना, किसी से दिल से बात करना, ये सब ऐसे छोटे बीज हैं जिन्हें रोज सींचना होता है। शहर की भीड़भाड़ में ये चीजें साधारण लग सकती हैं, एक फ्लाइट पकड़ते वक्त की उलझन, मीटिंग्स की लंबी सूची, चाय की कटोरी के साथ 1 मिनट का चयन, पर यही छोटे मोर्चे बड़े फेरबदल का कारण बनते हैं। और गांव के आंगन में भी यही बातें उनके रंग में अलग तरह से दिखती हैं। खेत की मिट्टी पर सुबह चलना, चौपाल में हुई सीधी सीधी बातें, दादी की कही हुई एक सलाह, ये सब भी बदलाव के बीज हैं। इस किताब का असली इनाम यही है कि आप अब खुद से पूछें, मेरे जीवन में सबसे जरूरी 1-2 चीजें कौन सी हैं जिन्हें मैं कल से अलग तरीके से कर सकती हूं, और फिर उन छोटे कदमों को रोज की जिंदगी का हिस्सा बना दें। अंत में एक छोटी सलाह,
किताब के हर बड़े से बड़े विचार को सीधे लागू करने की जगह उसे छोटे छोटे प्रयोगों में बांटिए। एक सप्ताह किसी एक आदत पर फोकस करें, उसके बाद अनुभव लिख लें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह आपकी जिंदगी पर यह ज्ञान धीरे धीरे असर डालेगा, न कि सिर्फ दिमाग में घूम कर चला जाएगा। जब आप इन शब्दों को सुनकर या पढ़कर घर लौटेंगे तो इन्हें किसी दोस्त को बताइए, अपनी चौपाल में सुनाइए या बस एक छोटे नोट में लिखकर अपने तक बांधे रखिए, क्योंकि बेहतर बदलाव साझा करने से और भी गहरा हो जाते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक में। यहां हर कहानी एक घर की तरह होती है, हर सीख एक मित्र की तरह। हम उस आवाज को लाते हैं जो आपके रोजमर्रा के रास्तों, आपके आंगन की चौपाल और आपकी शाम की चाय की प्याली के पास बैठकर बातें करे। हमारे लिए यह चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं, यह एक छोटी सी चौपाल है जहां शहर के और गांव के लोग एक ही लय में मिलते हैं। सोचिए, आप मेट्रो के इंतजार में खड़े हैं, कानों में ईयरफोन, बाहर हल्ला गुल्ला और अंधेरी सुरंगों के बीच एक पल का सन्नाटा। उसी क्षण हमारी आवाज आपके साथ है, धीमी, साफ और अपनापन भरी टोन में। या फिर सोचिए, आप खेतों के बीच बैठे हैं, हल्की हवाओं में मिट्टी की खुशबू है और आप चौपाल की सीधी बात सुन रहे हैं। हमारी कहानी वहीं भी उतनी ही सच्ची और मिलनसार लगेगी। यही हमारा उद्देश्य है, वो आवाज बनना जो आप पर भरोसा करे, जो आपको थामे और जो आपकी दुनिया के संदर्भ में बातें करे। हमारी नैरेटिव शैली आरामदेह और स्पष्ट है, सुरीली नहीं पर भावना से भरी, तेज नहीं पर प्रभावी। कोई भव्य दावे नहीं, सिर्फ सरल बातें जो आपके दिल तक पहुंचे। हम उन किताबों को चुनते हैं जिनका असर असल जीवन में दिखे, जिनसे आपकी रोजमर्रा की चुनौतियां हल्की हों, आपके रिश्ते बेहतर हों और आपकी सोच थोड़ा और खुल जाए। चैनल का काम सिर्फ सुनाना नहीं है, यह सुनाने के बाद जुड़ने, साझा करने और जीने के लिए प्रेरित करना भी है। अगर आप शहर से हैं तो यह चैनल आपकी भीड़भाड़ भरी सुबहों का साथी बनेगा, वो दोस्त जो आपको ट्रिप पर प्रेरित करे, जिससे आप कॉफी ब्रेक पर सोचें और जिसे सुनकर आप ऑफिस की थकान में भी कुछ नया महसूस करें। अगर आप गांव से हैं तो यह आपकी चौपाल का हिस्सा बनेगा, वो कहानी जो हल चलाते हुए कान में धीरे से चले, जो माताजी दादाजी की सीखों को नए नजरिए से जोड़े और जो खेत की दुम धड़कती तान में सुकून दे। हम चाहते हैं कि यह चैनल आपका अपना लगे, आपका दोस्त, आपका सहारा, आपकी सीखने की जगह। इसलिए जब भी आप सुने, भूलकर भी इसे केवल एक ऑडियो समझ कर न छोड़ें। बदलने के लिए छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, किसी के साथ बात कीजिए और जो सीख मिली उसे आजमा कर देखिए। अगर आप चाहें तो चैनल पर कमेंट में बताइए कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। अपनी कहानी भेजिए ताकि हम उसे सुनकर और लोगों तक पहुंचा सकें। अपने गांव के किसी बड़े को या शहर के किसी दोस्त को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।